तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। सी लैंग्वेज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं। तो इसका ये कंटेंट है, जैसे हम लोग पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखेंगे, फिर अलग अलग लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखेंगे, फिर हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में स्टार्ट करेंगे, फिर उसका फीचर और उसके मेरिट देखेंगे। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर में, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों पड़ता है हमें ज़रूरत? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर मशीन रहता है जो कि कंप्यूटेशनल टास्क करता है, यानी जो मेनली रहता है कैलकुलेशन करता है। जब कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था तब उसमें कैलकुलेशन के लिए ही किया गया था। जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जो जैसे मिसाइल के पोजीशन हो गए, इन सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था, जो कि एनिया कंप्यूटर था, जो बहुत पहले 1940s के टाइम पे बनाया गया था। तो उस टाइम पे कंप्यूटर का मेन काम होता था कि वो कैलकुलेट करता था, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को वो कैलकुलेट करता था। जैसे अगर ज़्यादा, क्योंकि प्रिसाइज लोकेशन में अगर आपको शूट करना होता है तो उसके लिए आपको अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब इस चीज़ के लिए कंप्यूटर से जब हमको कम्युनिकेट करना होता है, जब हम लोग को कंप्यूटेशनल टास्क के लिए, तो हमको उसको इंस्ट्रक्शंस देना होता है या फिर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना होता है, ताकि हमको जो कि कंप्यूटर उसको फॉलो करेगा, सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और हमको वो एक आउटपुट देगा। तो उस इंस्ट्रक्शंस को लिखने के प्रोसेस को, जो लिखते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, उसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही मानता है, यानी 0 या 1, या फिर ऑन और ऑफ के लैंग्वेज को मानता है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो देर आर दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, है ना, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो पहले हम लोग लो लेवल लैंग्वेज को देखेंगे। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो कि मशीन लैंग्वेज होता है और वो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, वो पोर्टेबल नहीं होता है और उसको ट्रांसलेट करने की हमको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता, और वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिपेंड करता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज है यानी कि एकदम मशीन से जुड़ा होता है। मशीन से जुड़ा होता है मतलब कि मतलब कि उसमें तुम हार्डवेयर पे तुम वो मतलब कोड को लिखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और उसमें इंस्ट्रक्शंस को तुम लिखते हो कंप्यूटर के आर्किटेक्ट में, यानी कि तुम उसके जो प्रोसेसर होता है उस पर तुम लिखते हो। तो उसको जो एग्जांपल है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज अगर तुम देखोगे तो बहुत थोड़ा, अगर तुम उसको देखोगे तो थोड़ा टफ टाइप का लैंग्वेज होता है और वो मेमोरी पे चलता है, मतलब जो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उस पर वो चलता है। और अब कंप्यूटर के आर्किटेक्ट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर इंटेल का कंप्यूटर तो वो अलग रहेगा, मोटरोला का अगर चिप रहेगा तो अलग रहेगा, एएमडी का चिप है तो वो उसमें अलग रहेगा। तो अलग अलग टाइप कर में अलग अलग रहता है। और ये पोर्टेबल लैंग्वेज भी है। पोर्टेबल लैंग्वेज यानी कि अगर मैं किसी एक कंप्यूटर में अगर मैं एएसएम लिखा हूँ, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में अगर मैं लिखा हूँ, तो मैं उसको दूसरे कंप्यूटर के या दूसरे प्लेटफॉर्म में उसको नहीं चला सकता। दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए मेरे को उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। मतलब असेंबली लैंग्वेज का ये है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ये कंप्यूटर आर्किटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता और ये पोर्टेबल लैंग्वेज होता है। ये कंप्यूटर आर्किटेक्ट पर डिपेंड नहीं होता और ये पोर्टेबल लैंग्वेज होता है। इसका मतलब कि अगर मैं इसको विंडोज़ कंप्यूटर में लिखा हूँ तो उसको मैं लिनक्स के कंप्यूटर में भी उसको कंपाइल करके चला सकता हूँ, या मैकओएस में भी मैं उसको कंपाइल करके चला सकता हूँ। ये पोर्टेबल लैंग्वेज रहता है और ईजिली टू अंडरस्टैंडेबल रहता है, ह्यूमन रीडेबल रहता है। मतलब ईजी रहेगा। अगर तुम पाइथन या सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज देखोगे तो तुम उसको ईजिली समझ के तुम उसके लॉजिक लिख सकते हो। लॉजिक लिख के तुम इंस्ट्रक्शंस को तुम लिख सकते हो और उसका आउटपुट भी निकल सकता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ लिखा भी है कि उसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है, उसको ट्रांसलेट करने का ज़रूरत पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है तो फिर उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है। और उसके कई सारे एग्जांपल, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस हो गया, या पाइथन हो गया, या रूबी हो गया, जावा हो गया, ऐसी तमाम जितने भी जो कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम असेंबली, वो हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। अब हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखते हैं। जो हम लोगों ने इसके पहले जो मैं बात किया था कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में हमको उसको कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो
अब जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को तो माने वो तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी कंप्यूटर है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज को जानते हैं, 0 1 या ऑन ऑफ को। और हम लोग जो लिख रहे हैं हम लोग तो नॉर्मल इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर तो उसको समझ नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम लोग को एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास मोस्टली 3 टाइप के कन्वर्टर होते हैं जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल टू लो लैंग्वेज, जिसमें होता है एक असेंबलर, एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ये 3 अलग अलग टाइप के होते हैं जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। अब तुम लोग अगर यहाँ पे देखोगे असेंबलर को, तो यहाँ पे तुम्हें उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हेलो लिखा है, फिर यहाँ पे मूव लिखा है मैसेज, यहाँ पे मैसेज को मूव करने के लिए फिर मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो ये जो एक एग्जाम्पल है ये हेलो वर्ल्ड का एग्जाम्पल है। नॉर्मली जो हम लोग पहला जो कोडिंग लैंग्वेज हम लोग जो लिखते हैं वो उसका एग्जांपल है। अब यहाँ पे ये इमेज उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये टर्बो सी है जो कि कंपाइलर है, बहुत पुराना कंपाइलर है ये, देख सकते हो तुम लोग 1987 और 98 का, खैर वो छोड़ो 90, लेकिन ये कंपाइलर है। और ये है इंटरप्रेटर जो कि ये पाइथन का इंटरप्रेटर है, जिसमें हम लोग कोड को लिखते हैं और एक एक लाइन में करते हैं। आगे चल के हम लोग आगे के स्लाइड से हम लोग देखेंगे इन सब का डिफरेंस भी देखेंगे। अब असेंबलर क्या होता है? असेंबलर को क्या होता है? ये वो चीज़ है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी 0 में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये जो सोर्स कोड जो असेंबली लैंग्वेज जो लिखा होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 में। तो इसके अलग अलग असेंबलर होते हैं, जैसे कि NSM है, नेट वाइड असेंबलर होता है ये, जैसे कि नेट वाइड असेंबल है। ये MSM है जो माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर है। GAS यानी कि GNU असेंबलर है। TSM है जो टर्बो असेंबलर है। तो ये अलग अलग आर्किटेक्ट, मैं इसके पहले मैं तुमको बताया था कि जो असेंबलर लैंग्वेज है वो आर्किटेक्ट पर डिपेंड करता है। तो NSM है वो 64 में डिपेंड करता है, के आर्किटेक्ट पे चलता है। MASM 86 विंडोज़ में काम करता है। GNU जो रहता है वो लिनक्स में काम करता है। TSM 86 डॉस और विंडोज़ में काम करता है। इसे यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइडली यूज्ड फॉर लिनक्स एंड विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर फॉर विंडोज़ यूजेस इंटेल सिंटेक्स जो रहता है उसमें काम करता है। ये GNU बिन यूटल्स पे था जो कि GCC में रहता है, और ये काम करता है AT&T सिंटैक्स पे। ये AT&T सिंटैक्स है। और MSM है ये इंटेल के सिंटैक्स में काम करता है, ये भी सपोर्ट करता है इंटेल सिंटैक्स को। और उसके बाद फिर ये जो हमारा टर्बो असेंबलर है ये बोरलैंड असेंबलर है, जो बहुत पुरानी कंपनी है सॉफ्टवेयर का। वो है जो कि टर्बो सी प्लस में काम करता था 1990s में, क्योंकि देखो जब सी लैंग्वेज में तुम लिखोगे तो वो फिर कन्वर्ट होता है आगे जाके असेंबलर में, और असेंबलर से फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। आगे हम लोग देखते जाएंगे इसके बारे में। अब आगे हम लोग कंपाइलर में, तो कंपाइलर हम लोग जो मेन जो हमारा जो सी लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे वो कंपाइलर में ही रहेगा। तो कंपाइलर क्या करता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज में। तो ये कंपाइलर क्या करता है कि वो पूरे प्रोग्राम को एज एन इनपुट लेता है, फिर उसके बाद वो बहुत कम टाइम पे उसको ट्रांसलेट करता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके असेंबली में ला देता है, और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत कम स्पेस लेता है। और और जब ये पूरा कंपाइल हो जाता है, जब जो हम लोग जो भी कोड लिखते हैं जब वो पूरी तरीके से कंपाइल हो जाता है, तो फिर उसको बार बार उसको हमको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं, एक बार जो बन जाता है वो बन जाता है। और जब एरर इसको डिस्प्ले करना होता है, तो ये जब कोड को कंपाइल कर चुका होता है उसके बाद फिर ये एरर को थ्रो करता है, मतलब इंटायर प्रोग्राम में वो मतलब पूरे एरर को चेक करता है और उसके बाद फिर हम लोग को एरर थ्रो करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ एग्जांपल है, जैसे कि GCC हो गया, MS-DOS का हो गया, या वर्चुअल स्टूडियो हो गया, या MinGW हो गया। इस सी लैंग्वेज में हम लोग मोस्टली MinGW को ही यूज़ करेंगे। MinGW GCC कंपाइलर है और वो बहुत अच्छी तरीके से विंडोज़ में चलता है। अब आते हैं इंटरप्रेटर में। तो इंटरप्रेटर कंपाइलर से अलग होता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जितने भी सिंगल इंस्ट्रक्शंस है उसको एज एन इनपुट लेता है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन रहेगा उसका एक इनपुट लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरा जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको लेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा। जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और ये स्लो भी है। और जब इसको एरर दिखाना होता है, तो जैसे कि अगर पहले लाइन में गड़बड़ है, दूसरे लाइन में गड़बड़ नहीं है, तो ये पहले लाइन का एरर बता के वो प्रोग्राम को वो नहीं करता है, मतलब डिस्प्ले एवरेज इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर, मतलब कि पहले लाइन में अगर गड़बड़ है और दूसरे लाइन में नहीं है, तो वो पहले लाइन का गलती बताएगा कि यहाँ पे गड़बड़ है, पहले इसको ठीक करो।
ये कंपाइलर जैसा नहीं होता कि पूरे कोड को पहले कंपाइल करता है और अगर उसमें कोई एरर होता है तो पूरे एरर को थ्रो कर देता है अलग अलग प्रोग्राम में। ये पूरे को चेक नहीं करता, अगर पहले लाइन में ही गलती है तो पहले लाइन में एरर बता के वो प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, और उसका जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक वो एरर थ्रो करते ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो सी लैंग्वेज को बनाया था डेनिस रिची ने बेल लैब में, जो कि 1972 में, यानी लगभग 50 साल पहले से सी लैंग्वेज बन चुका है, जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है और आज भी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। 50 साल पुराना लैंग्वेज है जिसको आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये लिखा गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जिसमें हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, और इट यूजेज अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। जो सी लैंग्वेज होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये डेनिस रिची है, और कथित तौर पे ये बोलते हैं कि लगभग यही कंप्यूटर था PDP-11 बोलते हैं कि यही कंप्यूटर में बनाया गया था सी लैंग्वेज को, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को में लिखा गया था, और उसका उसी नए लैंग्वेज में सी लैंग्वेज में ही फिर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया था। ये एक फैक्ट है। अब उसके बाद सी लैंग्वेज का हम लोग इवोल्यूशन देखते हैं कि 1970s में जब बना था तो पहले एक बी लैंग्वेज हुआ करता था, जो कि BCPL लैंग्वेज से स्ट्रिप करके बनाया गया था, जो कि यूनिक सिस्टम का अर्ली सिस्टम में था। तो BCPL से पहले बी लैंग्वेज बना था। उसके बाद फिर डेनिस रिची ने बी लैंग्वेज को अपग्रेड करके सी लैंग्वेज बनाया, जिसमें टाइप्स को अलाउ किया। टाइप्स हम लोग आगे देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेटा टाइप होते हैं वो उसमें वो इंट्रोड्यूस किया गया था। लिनक्स का, जो कि लिनक्स करने को अलाउ करता है पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट हार्डवेयर, जो कि डिफरेंट टाइप्स में अलाउ कर देता है कि अलग अलग मतलब हम लोग जो पोर्टेबल बनाया गया था, इस लैंग्वेज को पोर्टेबल बनाया गया क्योंकि एक मशीन में हम लोग लिखें तो उसको हम लोग दूसरे मशीन में भी उसको चला सकते हैं। उसके बाद KRNC भी बना था, जो कि मतलब 78 में एक बुक निकला था द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि पहला ऑफिशियल मतलब कि अनऑफिशियल था सी लैंग्वेज का पहला बुक। मतलब सी लैंग्वेज का पहला बुक 1978 में बना था। उसके बाद फिर उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का काम हुआ 89 से 90 में, जो कि स्टैंडर्डाइज हुआ था, जिसमें हम लोग ANSI और ISO मतलब फॉर्मलाइज लैंग्वेज किए थे, जिसमें मतलब जो स्टैंडर्डाइज उसमें करना चालू करते थे सी लैंग्वेज में, ताकि उसको इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकें। और उसके बाद फिर 99 में उसको फिर एक्सपेंशन किए, उसमें और भी कई सारे फीचर्स उसमें डालने लग गए। 2011 से 2024 तक उसमें और कई सारी चीज़ें, जैसे कि सेफ्टी डाल दिए, उसमें मल्टी थ्रेडिंग डाल दिए, हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज हुए। तो इस लेक्चर में हम लोग जो सी लैंग्वेज पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे NCC, जो कि 1990s में जो वो किया गया था, स्टैंडर्डाइज किया गया था। हम लोग उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, NCC को। हम लोग देखते हैं कि फ़ीचर क्या क्या है सी लैंग्वेज में, फ़ीचर क्या है। तो ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि इसमें हम लोग कई सारे सी लैंग्वेज में कई सारे चीज़ें डेवलप हुए हैं, जैसे कि गेम्स हुए हैं, सॉफ्टवेयर हुए हैं, यूटिलिटीज़ हुए हैं, मैथमेटिकल मॉडल हुए हैं, या वर्ड प्रोसेसर हुए हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए हैं। कई सारी चीज़ें सी लैंग्वेज में बनाया गया है, और ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज यानी कि उसको तुमको स्ट्रक्चर में लिखना होता है। तुमको मतलब कोई भी चीज़ इधर उधर तुम नहीं लिख सकते, उसमें तुमको पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखना होता है, जैसे कि वाइल हो गया, फॉर लूप हो गया। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। और ये सिस्टम इंडिपेंडेंस होता है इस तो सी लैंग्वेज में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप विंडोज़ में लिखे हैं तो वो सिर्फ विंडोज़ में ही चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप विंडोज़ में लिखे हैं उसको आप लिनक्स मशीन में उसको कंपाइल करके आप उसको चला सकते हो, या मैकओएस में चला सकते हो, या फिर और भी जो अलग अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी आप चला सकते हो। और ये हाई एफिशिएंसी रहता है, जो कि सी कंपाइलर जो रहता है वो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड इनटू एफिशिएंट मशीन इंस्ट्रक्शन। जो सी कंपाइलर होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मशीन इंस्ट्रक्शन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो हमारा सी कंपाइलर होता है, जो मैं यूज़ करूँगा वो तो MinGW रहेगा, किस तरीके से कन्वर्ट करता है एक हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, क्योंकि जो कि ये सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी काम हुआ है। जैसे कि कई सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैकओएस हो गया, विंडोज़ हो गया, या फिर लिनक्स हो गया, तो उसके जो सिस्टम जो है, मतलब जो कर्नल है, उस कहीं ना कहीं जो कर्नल का कोडिंग सी लैंग्वेज में ही हुआ है, चाहे तुम्हारा एंड्रॉयड फ़ोन ही क्यों ना, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन भी एट द एंड ऑफ द डे वो लिनक्स पे ही चलता है। तो जो लिनक्स का कर्नल है वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है।
अब हम लोग उसका मेरिट भी देख लेते हैं कि उसके क्या क्या अच्छे चीज़ें हैं। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये स्मॉल लैंग्वेज भी है। कि ये देखो यहाँ पे ये एक स्मॉल लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ 32 कीवर्ड्स हैं। ये इतना छोटा लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ 32 कीवर्ड्स हैं। मतलब तुम अगर अच्छे तरीके से अगर तुम कोडिंग करते रहोगे तो तुम्हें वो 32 कीवर्ड्स याद भी रहेंगे कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं। और ये कोर लैंग्वेज भी है, पोर्टेबल लैंग्वेज भी है, बिल्ट इन फंक्शन है। इस सी लैंग्वेज का फ़ायदा ये है कि इसमें कई सारे जो बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि हम लोग ईजिली अपने फ़ायदे के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ईजिली हम लोग कोड लिख सकते हैं। इसमें कई सारे ऑपरेटर्स भी हैं, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई सारे लाइब्रेरीज़ भी हमको फीचरिंग करते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी फीचर करते हैं, वो भी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। और ये पॉइंटर को भी सपोर्ट करता है, ये भी हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे पॉइंटर किस तरीके से काम करता है। पॉइंटर यानी कि मतलब कि मेमोरी पे तुम काम कर सकते हो, मतलब कि डायरेक्ट तुम मेमोरी में तुम इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकते हो, मतलब डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो मेमोरी पे जाके। और ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन को भी करता है, मतलब तुम अपने भी फंक्शंस बना सकते हो। मतलब जो कंप्यूटर तो तुमको, मतलब जो सी लैंग्वेज है वो तो तुम्हें फंक्शंस प्रोवाइड करेगा अपने तरफ से, लेकिन तुम अपना भी फंक्शंस उसमें बना सकते हो। और कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन ई फास्टर होता है अदर लैंग्वेज में। और ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि अगर तुम स्मॉल लेटर लिखे हो तो स्मॉल लेटर को अलग मानेगा, और अगर कैपिटल लेटर को लिखे तो कैपिटल लेटर को अलग मानेगा। वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर को एक जैसा नहीं मानेगा, वो अलग अलग ही मानेगा, क्योंकि ये एस की पे चलता है। और एस की में स्मॉल लेटर और जो स्मॉल लेटर और जो बड़ा लेटर जो रहता है वो दोनों में अलग अलग रहते हैं, उसके जो नंबर्स होते हैं एस की में। अब देखते हैं कि अलग अलग जो सी लैंग्वेज है वो किस तरीके से दूसरे लैंग्वेज से फास्ट है। जो जैसे कि सी प्लस प्लस अगर हम लोग देखेंगे तो सी प्लस प्लस जो है वो सी लैंग्वेज का ही एक्सपेंडेड वर्जन है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और टेम्पलेट को डाला गया था और ओवरहेड को डाला गया था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे स्लो हो जाता है। फिर जावा जो है वो स्पीड उससे स्लो है, मतलब सी लैंग्वेज से स्लो है, क्योंकि ये JVM में चलता है। जिट कंपाइलेशन, ये जिट कंपाइलेशन में रहता है, JVM में चलता है, और जो कि गैप कर देता है और उसके पे बहुत कम गैप कर देता है। और ये GC और रन टाइम ओवरहेड में भी होता है। फिर पाइथन भी इससे बहुत स्लो है, क्योंकि एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ये कंपाइलर नहीं है, ये एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, और जिसके यानी एक एक लाइन को वो कन्वर्ट करता है। जावा स्क्रिप्ट से भी इससे कम है, क्योंकि ये V8 में रन करता है, ये V8 इंजन में रन करता है, और जो कि ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन ये पूरे एक लेकिन जो ये है ये मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि ये हम लोग इसको यूज़ करते हैं उसमें वेब पेज के लिए डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्टली मशीन कोड में ये कन्वर्ट होता नहीं है। रस्ट लैंग्वेज है, गो लैंग्वेज है, जैसे कि तुम लोग इसमें पढ़ सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि सी लैंग्वेज में क्या क्या एग्जांपल बने हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि सी लैंग्वेज में कर्नल, लिनक्स के कर्नल बने हैं। अपाचे HTTP सर्वर सी लैंग्वेज में कोड हुआ था। लिब्रे ऑफिस भी सी लैंग्वेज में बना है। डूम गेम जो सबसे मोस्ट फेमस गेम है फर्स्ट शूटर का, उसका जो गेम इंजन था वो भी सी लैंग्वेज में डिज़ाइन हुआ है। MySQL डेटाबेस वो भी सी लैंग्वेज में डिज़ाइन हुआ है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले लोग देखोगे गिट बैश, गिट हब जो रहता है उसका एक अलग वर्जन है गिट बैश, उसमें भी काम आता है। जीनोम, अगर तुम लिनक्स यूज़ किए या डिवाइन यूज़ किए तो तुम्हें पता होगा जीनोम एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है लिनक्स या डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में। और फिर उसके बाद जो टेट्रिस, ये एक रशियन गेम है जो कि बहुत फेमस गेम है। ये आर्केड में, चाहे तुम्हारे गेम बॉय में, कई सारे में ये टेट्रिस गेम हुआ है। और जो IBM PC था उसके लिए जो टेट्रिस गेम बनाया गया था वो सी लैंग्वेज में ही बनाया गया था। हम लोग उसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो सी लैंग्वेज है उसको कभी कभी उसको मदर लैंग्वेज भी बोल देते हैं, मदर लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि उसके कारण, क्योंकि जितने भी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, रस्ट, गो, जितने भी लैंग्वेज हैं उसके जो डायरेक्टली ड्राइव्ड हुए हैं सी लैंग्वेज। जैसा कि पाइथन के कई सारे जो लाइब्रेरीज हैं वो सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, सी प्लस प्लस में लिखा गया है। और ये एक सिस्टम लैंग्वेज है, पहले मैं बताया कि जो लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल प्रोग्रामिंग में भी ये काम आता है। एम्बेडेड सिस्टम में भी ये काम आता है, एम्बेडेड सिस्टम में भी कोडिंग किया जाता है, जैसे कि ड्राइवर हो गए, कर्नल हो गए, जो ड्राइवर कर्नल के भी जो कोड हैं वो सी लैंग्वेज में लिखे गए, जैसे कि लिनक्स कर्नल में। और ये एक मिड लेवल लैंग्वेज भी है, मतलब इसको कई बार इसको एकदम हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं बोलते हैं या लो लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये एक मिड लेवल लैंग्वेज होता है जो कि
मिडिल लेवल का लैंग्वेज होता है, ये बोथ लो लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। लो लैंग्वेज को सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि हम लोग इसमें ये जो सी लैंग्वेज है वो पॉइंटर अर्थमेटिक को सपोर्ट करता है, पॉइंटर को यूज़ करता है। आगे हम लोग लेक्चर में जब पॉइंटर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे कि पॉइंटर को किस तरीके से यूज़ होता है। और सी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये पता चलता है कि किस तरीके से कंप्यूटर जो लैंग्वेज होता है वो काम करता है। जैसे कि जिसमें हम लोग मेमोरी, पॉइंटर, डेटा स्ट्रक्चर और सीपीयू आर्किटेक्ट का जो है उसको हम लोग अच्छे तरीके से जान सकते हैं थ्रू सी लैंग्वेज में, क्योंकि उसमें कई सारे हमको लाइब्रेरीज देते हैं, कोडिंग रहता है, तो हम लोग उसके थ्रू जान सकते हैं कि किस तरीके से जो कंप्यूटर है वो काम कैसे करता है। क्योंकि अभी इसके पहले ही वाले पॉइंट में बताया था कि मिड लेवल लैंग्वेज है, नहीं ये पूरी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं है और पूरी तरीके से ये लो लैंग्वेज भी नहीं है। तो सी हमको बहुत कुछ चीज़ें भी बता, सी लैंग्वेज से हम बहुत कुछ चीज़ समझ भी सकते हैं कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग का ये पहला लेक्चर ख़त्म होता है। हम लोग इस लेक्चर में हम लोगों ने कोडिंग लैंग्वेज के बारे में, पहले हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखा, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोगों ने देखा, फिर उसका हम लोगों ने सी लैंग्वेज के बारे में देखा कि सी लैंग्वेज मतलब 50 साल होने के बाद भी आज भी सी लैंग्वेज रेलेवेंट क्यों है, आज भी उसको रिप्लेसमेंट उसका ज़्यादा हुआ नहीं है। आज भी जो लो एम्बेडिंग सिस्टम अगर कोई डिज़ाइन करता है तो वो सी लैंग्वेज को या फिर असेंबली लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। इवन दो पाइथन आने के बाद भी, उसके बाद भी सी लैंग्वेज को आज भी प्रेफर किया जाता है लैंग्वेज पढ़ने के लिए। अगर कोई लैंग्वेज को अगर पढ़ना होता है तो लोग जो कोडर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि पहले सी लैंग्वेज को पढ़ो, क्योंकि सी लैंग्वेज तुम्हें कोडिंग लैंग्वेज के बारे में बताता है कि किस तरीके से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर को हम लोग रैप अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।